हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अपन ने लास्ट लेक्चर में जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट लेक्चर जो था उसमें डिस्कस किया था, अपन ने फिल्टर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था शंट कैपेसिटर, और दूसरा गया था सीरीज इंडक्टर। इसके बाद मैंने बताया था नेक्स्ट अपने को पढ़ना है एल टाइप, एंड देन पढ़ेंगे अपन पाई टाइप। तो आज का अपना टॉपिक है एल टाइप फिल्टर एंड पाई टाइप फिल्टर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एल टाइप फिल्टर। तो सबसे पहले अपना वही प्रोसेस, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके वर्किंग लिखेंगे और देन कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सबसे पहले मैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बना देता हूँ। एल फिल्टर पढ़ रहे हैं अपन, किसके लिए? फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का अपना डायग्राम कुछ इस टाइप से था। अब इसमें क्या करना है अपने को? एल टाइप फिल्टर कनेक्ट करना है। तो एल टाइप में क्या होता है? एक इंडक्टर होता है जो सीरीज में लगा रहता है और एक कैपेसिटर होता है जो पैरेलल में कनेक्ट रहता है। तो अपना ये क्या हो गया? ये एल टाइप फिल्टर हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ये अपना क्या मिलेगा अपने को? आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ पे सेकंड डायोड कनेक्ट रहता है, डायोड कनेक्ट नहीं किया। ये डायोड यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं अपने। सॉरी, ये यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे। ये अपना डायोड D1, ये डायोड D2, ये सेकेंडरी कोयल, ये प्राइमरी कोयल, ये L और ये C और ये अपना RL, लोड रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है इसमें? पहले तो इसका प्रोसेस समझना है कि कैसे वर्किंग करता है। तो वर्किंग में वही पहले तो एल टाइप का पढ़ेंगे, फिर सी टाइप का पढ़ेंगे। तो फॉर एल फिल्टर जो इंडक्टर लगा है, या लिख देते हैं ब्रैकेट में इंडक्टर। हिंदी में इंडक्टर को बोलते हैं अपन प्रेरकत्व। प्रेरकत्व के लिए काम कर रहे हैं अपन, प्रेरकत्व में क्या वैल्यू आएगी हिंदी में लिख देता हूं मैं। तो देखो, प्रेरकत्व के लिए जो जेड की वैल्यू होती है, जेड एल से डिनोट कर रहा हूं, इंपीडेंस इंडक्टर के लिए, प्रेरकत्व के लिए। तो जेड एल की वैल्यू कितनी आएगी अपनी? जेड एल की वैल्यू बताई थी मैंने, जे ओमेगा एल, जो कि क्या होती है? जे 2 पाई एफ इंटू एल। दैट मीन्स फॉर ए सी काम करें अपन, फॉर ए सी एफ की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, तो जेड एल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। फॉर डी सी जेड एल इक्वल टू 0 बिकॉज एफ इक्वल टू 0। तो ए सी के लिए तो ये हो रहा है और डी सी के लिए ये कर रहा है। मतलब यहां से ये किसको क्या करेगा? डी सी को तो फ्लो होने देगा, बट ए सी को क्या करेगा? रोक देगा। एसी को क्या करेगा? आगे नहीं जाने देगा, बट डीसी को आगे निकल जाने देगा। यहां पर लैंग्वेज लिख सकते हैं कि फॉर एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा के लिए जेड का कुछ मान आएगा, जिसके कारण ये क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को रोक देता है। तथा दिष्ट धारा के लिए जेड की वैल्यू 0 आ रही है, इंपीडेंस की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए दिष्ट धारा को ये आगे प्रवाहित कर देता है। अब यहां पे अपने पास क्या आएगा? डीसी आ रही है, बट कुछ एसी का पार्ट भी आ जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब यहां पे क्या करेंगे? फॉर कैपेसिटर, जो अपन ने संधारित्र कनेक्ट किया है, इसके लिए अपने को करना है। तो कैपेसिटर के लिए क्या करना है?
फॉर कैपेसिटर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैपेसिटर के लिए देखो जेड की वैल्यू क्या है, जेड सी से डिनोट कर रहे हैं 1/j ओमेगा सी। वापस से ओमेगा को कन्वर्ट करते हैं 1/j 2πf इंटू सी। पहले भी पढ़ाया था मैंने, फॉर AC कितना आएगा, ये AC के लिए F की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, और फॉर DC के लिए ZC की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी, और AC के लिए क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेगा थोड़ी बहुत, बट DC के लिए क्या करेगा ये, इन्फिनिटी। मतलब DC अगर इधर आ रही है, नीचे DC फ्लो हो रही है, कौन सी धारा, DC को क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा, अगर नीचे फ्लो हो रही है तो इसको ये क्या करेगा, रोक देगा। AC अगर इधर आएगी तो इसको क्या करेगा, ये वापस से घुमाएगा और यहां भेज देगा, वापस AC यहां घूमेगी, फिर से वापस आएगी, फिर से कुछ पार्ट उसका कम होगा, फिर आगे ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। बट अपने को यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगी अपने को ओनली DC, बट सम पार्ट ऑफ AC। मतलब कोई भी चीज अपनी आइडियल नहीं है, ऑब्वियसली बात है, आइडियल चीजें होती तो जो अपन ने स्टार्टिंग में शंट कैपेसिटर पढ़ा था वही रोक देता हर चीज को, वही आगे अपने को AC को नहीं मिलने देता। बट अपने पास क्या आ रहा है, बीच में कुछ ना कुछ आइडियल चीजें नहीं है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ पार्ट AC का आ रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी भी 100% नहीं होती। तो इसके लिए इसके बाद कौन सा आया था, पाई फिल्टर आया था। तो इसकी वर्किंग क्या हो गई, मैं बोल देता हूं वापस से। L प्रकार के फिल्टर में एक प्रेरक तो श्रेणी क्रम में तथा एक कैपेसिटर संधारित्र पैरेलल में जुड़ा होता है। प्रेरकताओं के लिए ये अपन कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे और कैपेसिटर के लिए प्रोसेस दिखाएंगे, फिर लिखेंगे प्रेरक तो दिष्ट धारा के लिए 0 प्रतिबाधा उत्पन्न कर रहा है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिबाधा उत्पन्न कर रहा है, जिससे प्रेरकत्व से कुछ मात्रा में प्रत्यावर्ती धारा नहीं निकल पाती है। थोड़ी जो प्रत्यावर्ती धारा अपने कैपेसिटर पे आ जाती है उसको कैपेसिटर क्या करता है, वापस से निकाल के और इनपुट पे डाल देता है, जिससे अपने को आउटपुट पे क्या मिलती है, ओनली DC मिलती है। इसका वर्किंग हो गया। अब अपने को क्या करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे वापस से। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखो कुछ नहीं करना, मैंने कल ही बताया था, जैसे एल टाइप पढ़ना था अपने को वैसे ही देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा देते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी, रिपेल फैक्टर कितना कम कर पा रहा है। अपनी को क्या चेक करना है, रिपेल फैक्टर को कम करना है, मेन मुद्दा अपना रिपेल फैक्टर को कम करना है। तो कितना कम कर पा रहा है अपने को ये चेक करना है। तो अपन ने कल पढ़ा था, जो लास्ट क्लास में इंडक्टर के लिए निकाला था अलग से, कैपेसिटर के लिए क्या किया था, अलग से निकाला था। देखो एल टाइप के लिए, सॉरी एल नहीं, इंडक्टर के लिए, 4 इंडक्टर अपन कैलकुलेट कर चुके हैं रिपेल फैक्टर। कैपेसिटर का अलग से कर चुके हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि
इंडक्टर का और कैपेसिटर का मिक्स जो आएगा वो क्या बनेगा, लास्ट में एल टाइप बनेगा। फिर कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर वो पाई टाइप बन जाएगा। तो एल टाइप के लिए अपन, सॉरी इंडक्टर के लिए इसको कौन सा निकाला था, सीरीज इंडक्टर। और इसमें अपन ने क्या निकाला था, शंट कैपेसिटर। ये है श्रेणी प्रेरक तो समांतर संधारित्र। ये दोनों अपन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पीछे। इसके लिए रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका भी कैलकुलेट अपन कर चुके हैं। तो अपने को क्या करना है, उन दोनों का कंबाइन निकालना है। तो कंबाइन का मतलब क्या हो गया, देखो अपना यहां पे कुछ इस टाइप से एल टाइप बन रहा है, इस टाइप से। तो पहले तो कुछ ना कुछ यहां पे रिपेल फैक्टर ये कम करेगा, इसके कारण आर एल बोल देते हैं। और उसके बाद आउटपुट जो आ रहा है ये कैपेसिटर कम करेगा, यहाँ आर सी बोल देते हैं। तो ये आर एल और आर सी टोटल कितना कम हो रहा है अपने को ये कैलकुलेट करना है। तो इंडक्टर के लिए किया था अपन ने, सेम प्रोसेस करनी है। तो लिखते हैं फर्स्ट फॉर इंडक्टर, प्रेरकत्व के लिए अपन ने निकाला सेम प्रोसेस, फूरियर सीरीज का यूज किया था, वी नोट की वैल्यू निकाली थी अपन ने। वी नोट की वैल्यू कितनी आई थी, कुछ इस फॉर्म में आई थी, 2em डिवाइडेड बाई पाई माइनस 4em डिवाइडेड बाई 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 4em डिवाइडेड बाई 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी। अपन ने क्या कहा था, ये पार्ट कौन सा है, डीसी करंट है, डीसी वोल्टेज सॉरी, डिस्ट वोल्ट था। ये वाला कौन सा पार्ट है, एसी वोल्टेज, मीनिंग क्या हो गया, प्रत्यावर्ती वोल्ट था। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कर रहे हैं अपन, नेग्लेक्ट कर देंगे। अपन को तो एसी और डीसी से ही काम है, ये क्या आएगा आरएमएस वैल्यू या जोन सी भी वैल्यू आएंगे, इसको क्या कर देंगे अपन, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां से क्या करना है, डीसी वोल्टेज है अपने पास, तो ईडीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2em डिवाइडेड बाई पाई, और ईएसी की वैल्यू -4 em डिवाइडेड बाई 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी। इसके बाद अपने को क्या करना था, रिपेल फैक्टर निकालना था। रिपेल फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, IAC डिवाइडेड बाई IDC। दैट मीन्स अपने को IAC कैलकुलेट करना है और IDC कैलकुलेट करना है। अब कैसे करना था IAC और IDC, तो IAC कैलकुलेट करने के लिए देखो IAC का फॉर्मूला है अपना ERMS या और EAC डिवाइडेड बाई Z। टोटल इंपीडेंस कितना है, ERMS चाहिए अब अपने को, IDC का तो EDC डिवाइडेड बाई Z कर लेंगे, बट अपने को क्या चाहिए, ERMS चाहिए सबसे पहले। तो पहले ERMS कैलकुलेट कर लो, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। ERMS की वैल्यू कितनी आई थी, √EAC
इसका स्क्वायर करना था, रूट करना था, एवरेज निकालना था। ये कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में, अपन ने ये कैलकुलेट किया था, ERMS की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। सो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं फ्रॉम लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर से ERMS की वैल्यू देखो, मैं देख के बता देता हूं कितनी आई थी अपनी, 2√2 डिवाइडेड बाई 3, 2√2 डिवाइडेड बाई 3 EM डिवाइडेड बाई 5। ERMS की वैल्यू ये आई थी अपने पास। कैलकुलेशन कैसे करी थी, EAC की वैल्यू यहां रख दो, EAC कहाँ है अपना, ये रहा, ये वैल्यू यहां उठा के रखोगे। एवरेज ऑफ ई स्क्वायर कैसे निकाला था, कुछ ऐसे 1/t 0 से t, फॉर्मूला क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे रख के, तो कितना है अपना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, EAC स्क्वायर इंटू dt। ये तो इसका आ गया, और ERMS इसका रूट निकाल देंगे, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू लेगा ERMS। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बताई हुई है, ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अब अपने मेन काम है जेड की वैल्यू निकालना। जेड की वैल्यू भी अपन ने लास्ट लेक्चर में निकाली थी, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, जब रियल और इमेजिनरी प्रतिबाधा आ जाए तो कैसे निकालते हैं। रियल मतलब जो अपने एक्चुअल में होती हैं, और इमेजिनरी किन की होती हैं, इंडक्टर या कैपेसिटर आ जाए, तो अपने जेड की वैल्यू जो निकलती है वो कुछ इस टाइप से निकलती है। रियल जो है उनका एक साथ स्क्वायर कर दो, इमेजिनरी जो है उनका एक साथ स्क्वायर कर दो, और उनका रूट ले लो। अभी अपन किसके लिए काम कर रहे हैं, ओनली एल वाले पार्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो इसकी ओमेगा एल थी, यानी ये वैल्यू क्या कर दी, यहां पे पुट कर दी। अब क्या करना है तुम्हें, इसको सोल्व करना है। चलो एक काम कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो जेड कितना आएगा, देखो इसका ओमेगा एल और इसका 1/j ओमेगा सी, तो टोटल कितना होगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, और इसका होल स्क्वायर, माइनस क्यों आया, 1/j ओमेगा सी। जैसे ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये एक तरीके से आयोटा ही बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर जो आयोटा होता है उसको अपन जे से डिनोट कर रहे हैं। जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, जे स्क्वायर ओमेगा सी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए माइनस आया। और इसके जे क्या होता है, एक्चुअल में बाहर ही होता है, ऊपर ही होता है, तो इसलिए उसको डायरेक्ट कर लिया। अपॉन में इमेजिनरी नंबर कभी भी नहीं रखना है अपने को। मैथ में भी कैलकुलेट करते हैं अपन, जब इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहां भी देखते हैं, जे में नीचे कभी भी जो अपना नीचे हार बोलते हैं जैसे हिंदी में, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर कभी नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या करते हैं, हमेशा रियल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं नीचे के पार्ट को। तो उसको ऐसे कन्वर्ट किया, इसलिए क्या है अपने पास ये ओमेगा सी आया। अब अपन ने कंडीशन ये भी लगाई थी, R प्लस आर एल इज लेस देन ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। कंडीशन यूज करी थी अपन ने। तो इससे यहां पे देखो एक चीज और करवाई थी मैंने, इसको 2 ओमेगा लिखा था, ओमेगा की जगह मैंने 2 ओमेगा लिया था। क्यों लिया था, 4 फुल वेव, अपन क्या कर रहे हैं, 4 फुल वेव रेक्टिफायर। अपन क्या कर रहे हैं, 4 फुल वेव रेक्टिफायर काम कर रहे हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है, अपन ने पढ़ा था F इक्वल टू 2F हो जाता है, पढ़ा था ये पीछे। तो ओमेगा इक्वल टू भी क्या रहेगा, 2 ओमेगा रहेगा, इसलिए मैंने ओमेगा की जगह यहाँ पे 2 ओमेगा रखा है, ठीक है। तो ये इसलिए 2 कर रहे हैं। ये कंडीशन लगाते हैं तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको क्या कर सकते हैं अपन, अप्रोक्सीमेट 0। किस कंडीशन से, इस कंडीशन से ये 0 हो रहा है, तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओमेगा एल माइनस 1/2 ओमेगा सी, जेड की वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत है, देखो ये 0 हो गया, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो अपने पास डायरेक्ट वैल्यू बच जाएगी। अब अपने को क्या निकालना है, IAC, दैट मीन्स IRMS वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, पहले तो जेड को कंप्लीट सोल्व कर लो।
और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलसीएम ले लो, 2 ओमेगा सी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, जेड की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एस सी की वैल्यू, तो अपने पास आ जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू, ये यूज करो ये यूज करो, तो कितना आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3 ई एम डिवाइडेड बाई पाई, और डिवाइड में क्या करना है अपने को, ये करना है 2 ओमेगा सी डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, ये लो, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो, नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे छोड़ दो। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा आगे, क्योंकि कुछ नहीं होगा, ना तो कुछ कैंसिल हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ये तो क्या आ गया अपना IRMS, मतलब कितनी AC मिल रही है अपने को। अपने को क्या चाहिए, वोल्टेज निकालना है। ग्राफ अपने वोल्टेज के बीच में बनाया था, तो वोल्टेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, कैपेसिटर पे पहले वोल्टेज निकालेंगे कि कैपेसिटर कितना काम कर रहा है, तो वोल्टेज एट कैपेसिटर, संधारित्र पर वोल्ट था, तो संधारित्र पर वोल्ट तक कितनी निकलेगी, करंट इतनी है, और संधारित्र का V इक्वल टू आई आर, तो मैं इसको बोल देता हूं ERMS डैश बोल देते हैं, क्योंकि ERMS एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे डैश बोल देंगे अपन। तो ERMS डैश कितना आएगा, IRMS मल्टीप्लाई बाई ZC, कैपेसिटर का, या XC बोल सकते हैं, XC लिख देता हूं मैं, इनटू XC, कैपेसिटर का जो इंपीडेंस है। IRMS की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं मैं, तो कितनी है 2√3 EM डिवाइडेड बाय, सॉरी 2√2 था, यहाँ पे 3 था, पाई 2 ओमेगा सी डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, और मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन, इसकी कितनी है 1 अपॉन जे ओमेगा सी बोल रहे थे, तो कितना आएगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बात करें तो ओमेगा सी, और ओमेगा कितना है, चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 ओमेगा सी आ जाएगा, 2 ओमेगा सी से 2 ओमेगा सी कैंसिल, तो ई डैश RMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2 EM डिवाइडेड बाई 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। ये क्या आ गया अपने पास, ई डैश RMS, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ गई अपने पास। अब उर्मी का गुणांक निकाल लें, रिपेल फैक्टर, उर्मी का गुणांक, उर्मी का गुणांक निकाले, उर्मी का गुणांक कितना है, रिपेल फैक्टर क्या होता है ERMS डैश डिवाइडेड बाई EDC, मतलब कितनी DC मिल रही है विद रेस्पेक्ट टू AC। ये फॉर्मूला भी सही है, ये करंट के फॉर्म में, ये वोल्टेज के फॉर्म में, तो अपन अपने वोल्टेज निकाल रखे हैं, वापस से करंट निकालने जाओगे फिर सोल्व करोगे तो उतना ही पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं सीधा वोल्टेज की फॉर्म में काम कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो ई डैश क्यों लिया, देखो ई डैश इसलिए लिया, ये ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट है, यहां से पहले कुछ AC का पार्ट रुक गया, तो कुछ AC का पार्ट रुका तो कुछ वैल्यू आई यहां से ERMS, फिर क्या किया कुछ AC का पार्ट इधर से निकल गया, यहां से वापस ऐसे आ गया, ये AC इधर निकल गई,
तो यहाँ पे तो ERMS आया था, बट कुछ पार्ट यहाँ पे निकल गया, तो आउटपुट पे कितना आएगा? ERMS तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ERMS में से कुछ ऐसी तो नीचे निकल चुकी है, तो कितना आएगा? अलग आएगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया? E-RMS। इसको क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कैपेसिटर में जो शंट कैपेसिटर यूज करते, पार से संधारित्र फिल्टर यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था? उसका जो भी अपने रिपल फैक्टर कैलकुलेट किया था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? कैपेसिटर के कैपेसिटी पे, रेजिस्टेंस पे और फ्रीक्वेंसी पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस पे वोल्टेज निकाल लिया कि भाई कितना कम कर रहा है वोल्टेज को, तो जितना कम कर रहा है वो मैंने कम निकाल लिया, तो टोटल कितना है मेरे पास? ये आया। रिपल फैक्टर की वैल्यू निकाल लो, आर की ये वैल्यू रख दो, ERMS की EM डिवाइडेड बाई 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई EDC की वैल्यू कितनी निकली थी स्टार्टिंग में? शायद ये निकली थी EM डिवाइडेड बाई 2 पाई, आई थिंक यही थी स्टार्टिंग में जो वैल्यू निकाली थी अपन ने, यही निकली थी। सॉरी उल्टा लिख दिया, 2 EM डिवाइडेड बाई पाई थी। EDC की वैल्यू ये पुट कर दो तो पाई ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 EM। सोल्व करो, रिपल फैक्टर कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना बचा? √2 डिवाइडेड बाई 3 1/4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1। 2 से 2 EM से EM, पाई से पाई, ठीक है। ये बच रहा है। अब देखो रिपल फैक्टर जो बच रहा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा 2πf होता है, तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। L जो प्रेरकत्व लगाया उसकी कितना प्रेरकत्व है उसका, उस पे भी कर रहे हैं। C कैपेसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो संधारित्र लगाया उसकी धारिता कितनी है, ठीक है। एक और कंडीशन लगा दो, क्योंकि अपन जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो? अपन ने पहले पढ़ा था L और C की जो वैल्यू लेते हैं वो बहुत बड़ी लेते हैं, तो L और C की वैल्यू बड़ी है तो 4 ओमेगा स्क्वायर LC क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC। 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर देगा तुम्हें 0.118 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर LC। आंसर तुम्हारा ये भी सही है, आंसर तुम्हारा ये भी सही है। ये क्या है? ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ये एक्चुअल फॉर्म है। अपने को क्या चाहिए? एक्चुअल चाहिए तो ये लगाना, मॉडिफाइड चाहिए तो ये लगा देना, बात इतनी है, ठीक है। एल टाइप फिल्टर यहीं पे अपना फिनिश होता है। अब अपने को पढ़ना है पाई टाइप। तो पाई टाइप का मैं डायग्राम बना दूं, समझा दूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद करना, या वो भी करा ही देता हूं, मुझे पता है नहीं होगी तुमसे। देखो पाई, सॉरी, एल टाइप का मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर का नहीं समझाया, हाफ वेव भी बता देता हूं। हाफ वेव का डायग्राम कैसा बनेगा? 4 हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे पहले तो रेक्टिफायर बना दो, कुछ ऐसा था, एक डायोड कनेक्ट था उसमें ओनली, ये डायोड कनेक्ट कर दो। इसके समान, सॉरी, श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा हुआ था? प्रेरक तो जुड़ा हुआ था। समांतर क्रम में क्या जुड़ रहा था? कैपेसिटर जुड़ रहा था। और लास्ट में लोड रेजिस्टेंस जुड़ रहा था। ये देखो, ये जो इतना पार्ट है,
ये अपना डायोड हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये आर एल हो गया। ये जो इतना पार्ट है यही होता है एल टाइप फिल्टर। समझ गए? अब अपने को क्या पढ़ना है? पाई टाइप पढ़ना है। तो पाई टाइप पढ़ेंगे तो क्या करना है? वही डायग्राम, वर्किंग, देन सोल्व करना है। हेडिंग डालो पाई टाइप फिल्टर, हिंदी में बोलते हैं पाई अनुभाग फिल्टर। पाई अनुभाग फिल्टर। तो पहले मैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बना दूं, हाफ वेव के लिए डायग्राम बना दूं, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो डायग्राम इसका कुछ इस टाइप से बनता है। फुल वेव का बना रहा हूं, ध्यान रखना। डायोड देख के ही समझ जाया करो। अगर 2 डायोड हैं तो फुल वेव है, और 1 डायोड है तो हाफ वेव है, और 4 डायोड है तो ब्रिज रेक्टिफायर है, चतुर्दिष्टकारी। देखो इसमें कुछ ऐसे कनेक्ट होते हैं। ये अपना क्या गया? आर एल, ये C1 बोलते हैं, ये L, ये C2। इसमें क्या हो रहा है? 2 कैपेसिटर कनेक्ट हैं पैरेलल में, और एक सीरीज में क्या है? इंडक्टर कनेक्ट है। ये इतना पार्ट जो है देखो पाई की फॉर्म ले रहा है ना, ये देखो कुछ पाई टाइप में बन रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? पाई टाइप। ये जो पार्ट है, ये अपना डायोड D1, डायोड D2, सेकेंडरी कोयल, प्राइमरी कोयल, और अपना RL हो ही गया। अब क्या करना है? वर्किंग समझनी है। वर्किंग में देखो सीधा सा है, यहाँ पे आई AC प्लस DC, कुछ AC इसने पास करा दी। मैं अब वो वापस नहीं लिखवा रहा हूँ कि कैपेसिटर के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी, इंडक्टर के लिए क्या होगी। तो सीधी सी बात है, ZC कितना आएगा? 1/j ओमेगा C1 आएगा। पहले तो C1 के लिए काम कर लेते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी उसके लिए इन्फिनिटी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ आएगी उसके लिए कम करेगा प्रतिबाधा। तो AC के लिए फ्रीक्वेंसी कुछ होती है तो कम प्रतिबाधा, तो AC क्या होगी? इधर फ्लो हो जाएगी कुछ पार्ट, कुछ DC क्या होगी? इधर नहीं निकल पाएगी, DC फ्लो नहीं होगी। तो क्या होगा? DC आगे जाएगी बट कुछ पार्ट क्या रहेगा? AC का भी रहेगा। अब इसके लिए क्या रहेगा? ZL, J ओमेगा L होता है। तो AC के लिए तो क्या करेगा? ये ऑफ स्टेगल बन जाएगा, मतलब प्रतिबाधा देगा। जबकि DC के लिए F की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो DC को क्या करेगा? ये निकाल देगा DC, और AC को क्या करेगा? रोक लेगा। ये क्या करेगा? AC को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। फिर भी कुछ पार्ट AC का निकल जाए आगे, तो ये तीसरा वाला काम कर देगा। इधर आएगी DC आएगी, वो तो जाएगी नहीं, पास ही नहीं होगी। बट AC आएगी, वो क्या करेगा? वापस भेज देगा ये ऐसे। इधर क्या कर देगा? AC को वापस भेज देगा। तो इसमें क्या हो रहा है? 3 बार फिल्टर हो रही है। पहली बार तो C1 ने कर दिया, दूसरी बार L ने कर दिया, तीसरी बार C2 ने कर दिया। तो अपनी 3 बार करंट फिल्टर हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, गेहूं को एक बार धो, मोटा मोटा निकल जाएगा, दोबारा धोगे और कचरा जो रहेगा निकल जाएगा, तीसरी बार धोगे तो बिल्कुल प्योर मिलेंगे अपने को। तो ये क्या होगा? इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे अपने को प्योर DC मिल जाएगी, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती नेचर में। ऑब्वियसली बात है, आइडिया अगर 100% हो गई तो अपनी बाइक का इंजन 100% बना दो। 1 लीटर तेल में कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। सबकी एवरेज कितनी देती है? अप्रोक्सीमेट 50-60 देते हैं। बट 100% एक्यूरेसी नहीं, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 60% ही हुई। तो 100% होने का मीनिंग क्या है? 1 लीटर पेट्रोल डलाओ, 100 किलोमीटर चलाओ। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन
सेम प्रोसेस करना है। देखो मैं सिखा देता हूँ, कंप्लीट कैलकुलेशन में नहीं कराने वाला, सिखा देता हूँ। डायग्राम दोबारा बना दो, घिच पिच हो गया है। देखो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, डायग्राम क्लियर बनाया करो ताकि टीचर को भी समझ में आए। तुम 10 बार तो काट देते हो, अगर गलती हो जाती है तो उसको ऐसे ऐसे मत करके आया करो, ऐसे 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 नहीं करते हैं। काटने का मीनिंग बस ये होता है, ये इसका मीनिंग है, ये गलत हो गया, गलत लिख दिया मैंने। अब देखो सबसे पहले तो इसके लिए काम करो, यहाँ से क्या करो, ERMS कैलकुलेट करो। कैपेसिटर के लिए ERMS अपन क्या कर चुके हैं, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। कब, शंट कैपेसिटर पढ़ा तब। फिर क्या करो, जो भी वोल्टेज आए उससे क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से क्या आएगा, E'(RMS) आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में है, सीरीज में कनेक्ट हैं, और वोल्टता पैरेलल में बराबर होती है, सीरीज में नहीं होती। तो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लो, तो इनका जो टोटल इंपीडेंस लिखोगे वो क्या लिखोगे, XL माइनस XC2। माइनस क्यों आया, अभी बताया था, 1/j होता है, बट उसको अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ से E'(RMS) निकालोगे, रिपेल फैक्टर का वापस से फॉर्मूला लगा दो, E'(RMS) डिवाइडेड बाई EDC। EDC तुम्हारे यहीं से निकल के आ जाएगी कि कितनी EDC की वैल्यू जा रही है अपनी, वही EDC का आंसर रहेगा। E'(RMS) यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, प्रोसेस वही है। यहाँ से कैपेसिटर से ERMS निकालोगे, फिर यहाँ से IRMS निकाल लेना। कैसे, ERMS डिवाइडेड बाई Z की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, √R+RL, वही फॉर्मूला प्लस। देखो इस बार एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर, तो इंडक्टर का XL माइनस XC1 और माइनस XC2 ये लो, और इसका स्क्वायर। इसको वापस से नेगलेक्ट कर देना, मतलब Z की वैल्यू क्या बचेगी, XL माइनस XC1 माइनस XC2। इन सब की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ω_L, इसकी कितनी आएगी 1/ω⁻C1, इसकी -1/ω⁻C2। फुल वेव के लिए कर रहे हैं इसलिए 2 लग जाएगा, एलसीएम ले दो, सोल्व कर दो, कैलकुलेशन कर देना कंप्लीट, आंसर आ जाएंगे तुम्हारे जो बुक में आ रहे हैं। ठीक है, नहीं आए तो आप बाद में पूछ लेना मेरे से। अपना यूनिट सेकंड का एक पार्ट खत्म हो गया, एक क्या बहुत ज्यादा पार्ट खत्म हो गया। अब अपने बात आते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, तो मैं तुम्हें ट्रांजिस्टर समझा देता हूं क्या होते हैं, फिर अपन आगे पढ़ लेंगे ये ट्रांजिस्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है।